नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़े आज आपके लाया हुआ आरटीआर पार्ट 3। हम इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े, जिसमें अपने इनकम टैक्स की काफी बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो याद से जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको आरटीआर की कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगी। और इनकम टैक्स की जो बारीक चीजें होती है वो काफी ध्यान में रखनी होती है, जिसके हिसाब से आपको आरटीआर फाइल करना होता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आरटीआर फाइल करने में हमें कौन सा आरटीआर सिलेक्ट करना होता है जो कि हमारे लिए सुटेबल होता है। तो आज हमें वही देखना है दोस्तों कि हमारे लिए आरटीआर कौन सा सुटेबल रहेगा। यानी कि इनकम टैक्स ने आरटीआर के टोटल 7 फॉर्म दिए हुए हैं। उस 7 में से हमारे लिए कौन सा फॉर्म नंबर है जिसमें हम बैठते हैं, तो आज हमें उसी के बारे में क्लियर। हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। इंडिविजुअल्स में 2 पर्सन बैठते हैं, एक सैलरीड पर्सन और एक बिजनेस पर्सन। 2 पर्सन काफी मायने रखते हैं। सैलरीड पर्सन वो जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से इनकम होती है, और बिजनेस पर्सन वो या प्रोफेशन वाले वो जिनका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दोस्तों देखते हैं फटाफट। आरटीआर फॉर्म 1 को नाम है आरटीआर फॉर्म 1 सहज। अब इस सहज वाले फॉर्म को कितने आसानी से हम फाइल कर सकते हैं वो देखते हैं। सिंगल फॉर्म होता है, काफी इजी होता है। तो पहला कंसेप्ट ये है उसका कि टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। उसके बाद में टोटल इनकम में क्या क्या बैठेगा? इनकम ऑफ सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का इनकम खाली 1 हाउस से होना चाहिए, ध्यान में रखना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको दिया, इसमें कैजुअल आइटम नहीं लेना होता है, नहीं कि आपको लॉटरी ग्लैमिंग का आइटम यहाँ कैरी नहीं किया जाएगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से नीचे होने को, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और ना ही उसने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये कि वो रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकता। तो इन सब कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है तो वो आरटीआर 1 फाइल कर सकता है, और जो इस किसी भी कंडीशन में नहीं बैठता है, किसी एक कंडीशन को भी तोड़ता है, तो वो आरटीआर 2 फाइल करेगा। अब आरटीआर 2 का क्या कंसेप्ट है? आरटीआर 2 में वही जिसका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, इनकम ऑफ सैलरी जैसे का वैसा ही रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 1 से ज्यादा हो, यानी मोर देन 1 हो। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अगर इनकम कैरी करते हैं तो इसमें आपको कैजुअल इनकम अगर बैठती है, लॉटरी की इनकम, ग्लैमिंग की इनकम बैठती है, तो वो हम आरटीआर 2 में ले जा सकते हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो, अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर या उसने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कि वो रेसिडेंट ना हो, यानी नॉन रेसिडेंट हो, तो वो आरटीआर 2 फाइल कर सकता है। तो ये है सैलरीड पर्सन के लिए। उसके बाद में बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से बात करें तो बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से 3 और 4 फॉर्म नंबर दिए हुए हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं फॉर्म नंबर 4। तो फॉर्म नंबर 4 का बेसिक कंडीशन फॉर्म नंबर 1 जैसा ही है। आरटीआर ने जो फॉर्म नंबर 4 दिया है उसका नाम है आरटीआर 4 सुगम। अब इसको किसने आसानी से हम भर सकते हैं वो देखते हैं। आरटीआर 4 की जो बेसिक कंडीशन है, पहला इनकम, टोटल इनकम जो है उसकी 50 लाख से नीचे होने को ना। इनकम में इनकम फ्रॉम सैलरी बैठेंगी। सैलरी यहाँ क्या कर रही है? कोई पर्सन ऐसा कर सकता है जो बिजनेस के साथ साथ सैलरी भी कमा रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है और बिजनेस भी करता है, तो वो अपनी सैलरी की इनकम यहाँ शो कर सकता है। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1 हाउस का ही इनकम यहाँ कैरी होगा, जैसे फॉर्म 1 में था। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे ली जाएंगी। उसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से नीचे, डायरेक्टर वो किसी कंपनी का नहीं होने को ना, और ना ही किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने को ना। सबसे इंपॉर्टेंट कि वो रेसिडेंट होना। ये बेसिक कंडीशन जो हमने वहां पढ़ी थी वो यहाँ पे भी है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यहाँ कैरी होगा, यानी कि टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन भी यहाँ कैरी होगा, क्योंकि उसी के लिए हमें फॉर्म भरना होता है। अब इसी कंसेप्ट को प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम भी बोला जाता है। प्रिजम्पटिव टैक्स सिस्टम मतलब आपको टैक्स एज्यूम करना है, प्रिज्यूम करना है और टैक्स फाइल करना है। तो इसके लिए कुछ सेक्शंस होते हैं। अंडर सेक्शन 44 AD, अंडर सेक्शन 44 ADA, अंडर सेक्शन 44 AE। तो देखते हैं पहला सेक्शन अंडर सेक्शन 44 AD। 44 AD जो होता है दोस्तों, स्मॉल बिजनेस फॉलो के लिए, छोटा बिजनेस यानी कि वो कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहुत सारी बुक्स और अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उनको एक छूट देती है कि आप क्या करो, अपनी टर्नओवर वाली बुक मेंटेन करो जिसमें सेल का हिसाब रखे। जितना भी टर्नओवर होता है, जितना भी सेल होता है, तो उसका वो 8% क्या देगा? टैक्स फाइल करेगा। लेकिन अगर यही सभी ट्रांजेक्शन अगर ऑनलाइन होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस या एनी अदर मोड, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो उसके ऊपर 6% का टैक्स लगा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 44 ADA में टोटली प्रोफेशन वाले लोग बैठते हैं, यानी जो डॉक्टर, लॉयर और सीए लोग होते हैं, ये प्रोफेशन वाले जो होते हैं वो 44 ADA में बैठते हैं। उसके बाद में अंडर सेक्शन 44 AE जो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए होता है, वो भी डिपेंड करता है कि कैरिंग गुड्स और नंबर ऑफ ट्रक्स कितने हैं, उनके हिसाब से वो टैक्स भरा जाता है। तो दोस्तों ये सभी कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए आरटीआर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इनका टोटल टर्नओवर
जो है 2 करोड़ से कम होना, यानी कि 2 करोड़ से नीचे अगर ये दिया जाता है तो आप आरटीआर 4 फाइल कर सकते हो बिजनेस के लिए। उसके बाद में इस किसी भी कंडीशन में अगर आप नहीं बैठे तो आरटीआर 3 फाइल कर सकते हो, जैसे कि टोटल इनकम अगर मान के चलो उसका 50 लाख से ज्यादा होता है। उसके बाद में इनकम में सैलरी आएगा, बिजनेस आएगा, अदर सोर्स की इनकम में अगर कैजुअल आइटम बैठते हैं लॉटरी और ग्लैम्बिंग के तो आरटीआर 3 फाइल करेगा। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर 1 से ज्यादा होती है तो आरटीआर 3 फाइल करेगा। उसके बाद में एग्रीगेट इनकम 5,000 से ज्यादा है, वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है, अनलिस्टेड कंपनी की शेयर होल्ड करके रखा है, या टर्नओवर उसका 2 करोड़ से ज्यादा है, या वो रेसिडेंट नहीं है यानी नॉन रेसिडेंट, यानी कि सेम कंसेप्ट जो हमने आरटीआर 1 और 2 में देखे थी तो आरटीआर 3 और 4 में दिया है। यानी कि आरटीआर 1 और आरटीआर 4 जो है वो सेम है और आरटीआर 2 और आरटीआर 3 जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। यानी कि आरटीआर 1 के अपोजिट आरटीआर 2 है तो आरटीआर 4 के अपोजिट आरटीआर 3 है। तो आपको ये बेसिक कंडीशन ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो आपके फ्यूचर में काफी काम आएंगी। और ये जो आरटीआर है इसी के सबसे ज्यादा टैक्स भरा जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा आरटीआर जो है वो आरटीआर 1 और आरटीआर 4 फाइल किया जाता है जो इन कंडीशंस में बैठते हैं। आरटीआर 5 कौन फाइल करता है दोस्तों? जो फॉर्म रजिस्टर्ड हुई एलएलपी, बीओ, आई और एओपी के द्वारा रजिस्टर्ड होती है वो आरटीआर 5 फाइल करती है। आरटीआर 6 कौन फाइल करता है? जो कंपनी जिनको सेक्शन 11 के हिसाब से कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलता वो आरटीआर 6 फाइल करती है। आरटीआर 7 कौन फाइल करता है दोस्तों? वो कंपनी जो सेक्शन 139 में बैठता है। इसमें भी सब सेक्शन है 139 में 4A, 4B, 4C और 4D तक जो कंपनी सेक्शन में बैठती है वो आरटीआर 7 फाइल करती है। जनरली सबसे ज्यादा आरटीआर फाइल होते हैं कौन से? आरटीआर 1 और 2 सैलरीड पर्सन के हिसाब से और 4 और 3 बिजनेस प्रोफेशन के हिसाब से। तो आप देखो दोस्तों आप काय में बैठते हो। जनरली आरटीआर 1 ये काफी ज्यादा फाइल किया जाता है सैलरीड पर्सन के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी कंसेप्ट आपके काम आएंगी और इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का एफर्ट आपके काम आया यही मैं आशा रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ऐसे कुछ नए और अच्छे वीडियोस जो आपको भविष्य में काफी काम आए ऐसे बनाते रहो और आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होता रहो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ और तब तक आप कमाते रहिए, टैक्स भरते रहिए, टैक्स के बारे में सोचते रहिए। नील वाला टैक्स कैसे भरते हैं वो भी मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि आप जीरो वाला भी टैक्स कैसे फाइल कर सकते हो। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और देश में अपना योगदान कहीं ना कहीं देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।